राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका साक्य एकेडमी पे। आज हम लोग जो है बीपीएससी पूर्वावलोकन जो है बुक पढ़ रहे हैं। उसी क्रम में आज की जो है ये तीसरी क्लास है। तो जो भी साथी चैनल पे नए आए हैं तो सबसे पहले चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे जो है हम वीडियो जैसे ही अपलोड करें तो आपके पास तुरंत आपके पास जो है नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप उसे वॉच कर सकें। तो चलिए हम लोग जो है बिना देरी करते हुए शुरुआत करते हैं। चलिए आज का हमारा तीसरा लेक्चर है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, दूसरी शताब्दी के आसपास रचित संस्कृत के शिलालेख के अनुसार सुदर्शन झील एक कृत्रिम जलाशय की मरम्मत किसने की थी? तो ये किसने की थी? रुद्रदामन ने। किसने की थी? रुद्रदामन ने। क्या है जो है इसकी व्याख्या देखते हैं। रुद्रदामन प्रथम, जिसने जो है 130 से 150 ईस्वी का जूनागढ़ अभिलेख जो गुजरात में गिरनार पहाड़ी से प्राप्त हुआ है, में जो है संस्कृत भाषा का जो है ये उल्लेख प्रारंभिक संस्कृत अभिलेखों में से एक है। यह इस अभिलेख की जो है सुदर्शन झील के संबंध में निर्माण की सूचना प्राप्त होती है। तो क्वेश्चन था हमारा, दूसरी शताब्दी के आसपास रचित संस्कृत के शिलालेख के अनुसार सुदर्शन झील एक कृत्रिम जलाशय की मरम्मत की बात की जाए तो मरम्मत किसने की थी? रुद्रदामन ने जो है इसकी मरम्मत की थी। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, सातवां। चलिए सातवां क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? सातवां क्वेश्चन कहता है कि इनमें से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का जो है प्रचलन किया? तो किसने किया? बिम्बकडफिसेस ने। किसने? बिम्बकडफिसेस ने जो है व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन शुरू किया था। कुषाण शासकों द्वारा व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन प्रारंभ करना भारतीय उपमहाद्वीप में उनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान था। कुषाण शासक बिम्बकडफिसेस को स्वर्ण मुद्राओं के प्रचलन का श्रेय प्राप्त है। जो बिम्बकडफिसेस है उसे जो है स्वर्ण मुद्राओं के प्रचलन का जो है श्रेय प्राप्त है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा जो है आठवां क्वेश्चन। आठवां क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि पूर्व गुप्त काल में शीशे के सिक्कों की एक बड़ी संख्या जारी की गई है। जो है पूर्व गुप्त काल में शीशे के सिक्कों की एक बड़ी संख्या जारी किसमें? सातवाहनों द्वारा। किसके द्वारा? सातवाहन गुप्त शासकों द्वारा जो है एक बड़ी संख्या में जो है शीशे के सिक्कों की संख्या जारी की गई है। पूर्व गुप्त काल में शीशे के सिक्कों की एक बड़ी संख्या सातवाहन शासकों के द्वारा जारी की गई थी। ध्यातव्य है कि सातवाहन राजवंश की स्थापना सिमुक ने की थी। इनकी वास्तविक राजधानी प्रतिष्ठान या पैठन में अवस्थित थी। पुराणों में इस राजवंश को आंध्रधृत या आंध्र जातीय कहा गया है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? शुंग वंश के बाद कण्वा या कंड वंश ने जो है राज किया। शुंग वंश के बाद भारत पर कण्वा या कंड वंश ने राज किया। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं हम लोग। व्याख्या कहता है, क्या कहते हैं, शुंग वंश का अंतिम राजा जो था देवहूत अपने अमात्य वासुदेव के षड्यंत्रों द्वारा मारा गया था। वासुदेव ने जिस नवीन राजवंश की नींव डाली वह कंड या कंडायन नाम से जाना जाता था। शुंगों के समान यह भी ब्राह्मण वंश का था। चलिए अगला देखते हैं, गुप्त एवं गुप्तोत्तर युग। चलिए गुप्त एवं गुप्तोत्तर युग के बारे में देखते हैं। इसका पहला क्वेश्चन क्या कहता है, किस गुप्त शासक ने अपने बड़े भाई की हत्या कर सत्ता जो है हासिल की थी? तो कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने बड़े भाई की हत्या करके जो है सत्ता जो है हथियाई थी। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। इसकी व्याख्या क्या कहती है, समुद्रगुप्त के पश्चात उसका बेटा रामगुप्त शासक बना। जो समुद्रगुप्त के पश्चात उसका बेटा रामगुप्त शासक बना, लेकिन शकों के आक्रमण का सक्षम विरोध न करने के कारण उसके भाई चंद्रगुप्त द्वितीय ने रामगुप्त की हत्या कर उसकी पत्नी ध्रुव देवी से विवाह कर
लिया तथा शकों के विरुद्ध विजय प्राप्त की। अगला क्वेश्चन दूसरा, प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? प्राचीन भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। इतिहास जो है इसका जो है देखते हैं व्याख्या। इतिहास विंसेंट स्मिथ ने अपनी रचना द अर्ली द अर्ली ऑफ हिस्ट्री इंडिया में जो है समुद्रगुप्त की वीरता एवं विजयों पर मुग्ध होकर उसे जो है भारतीय नेपोलियन की संज्ञा दी। किसने? विंसेंट स्मिथ ने अपनी रचना द अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में समुद्रगुप्त की वीरता एवं विजयों पर मुग्ध होकर उसे भारतीय नेपोलियन की संज्ञा दी। समुद्रगुप्त की विजयों का वर्णन जो है प्रयाग प्रशस्त में मिलता है। इसके लेखक हरिसेन थे। प्रयाग प्रशस्त के जो लेखक कौन थे? हरिसेन थे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, देखते हैं। गुप्त सम्राट जिसने हूणों को पराजित किया, इसको हूणों को, कौन था? स्कंदगुप्त। देखते हैं व्याख्या। हूणों का पहला भारतीय आक्रमण गुप्त सम्राट स्कंदगुप्त ने के शासनकाल में लगभग 455 ईस्वी में हुआ था तथा स्कंदगुप्त के हाथों में बुरी तरह से परास्त हुए। यह आक्रमण एक धावा मात्र रहा और देश के ऊपर इसका कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा, किंतु परोक्ष रूप से इसकी गुप्त जो है साम्राज्य के पतन की गति को तेज कर दिया। स्कंदगुप्त की मृत्यु के बाद 5वीं शताब्दी के अंत तक तथा 6ठी शताब्दी के प्रारंभ में उत्तर पश्चिम में कई क्षेत्रों पर हूणों ने कब्जा कर लिया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है चौथा। चलिए चौथे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय का जो संस्थापक कौन था? कुमारगुप्त। कौन था? कुमारगुप्त जो है नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक था। हेनसांग के अनुसार नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक शंकरादित्य था। ये कहा जाता है कि हेनसांग के अनुसार, किसके अनुसार? हेनसांग के अनुसार नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन है? शंकरादित्य था, जिसने जो है बौद्ध धर्म के प्रति महती श्रद्धा के कारण जो है इसकी स्थापना कराई थी। शंकरादित्य की पहचान गुप्त शासक जो शंकरादित्य जी की पहचान जो है गुप्त शासक कुमारगुप्त प्रथम के 415 से 455 ईस्वी से की जाती है। ये जो है जो शंकरादित्य को जो है कुमार गुप्त प्रथम के जो है नाम से की जाती है कि 415 से 455 ईस्वी में जो है उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कराई थी। कुमारगुप्त की जो है प्रसिद्ध उपाधि जो है महेंद्रादित्य थी। क्या थी? कुमारगुप्त की जो है प्रथम जो है उपाधि थी, क्या थी? महेंद्रादित्य थी। नालंदा एक विख्यात बौद्ध पीठ एवं विश्वविद्यालय था। यह दक्षिणी बिहार में राजगीर के निकट स्थित था। इसके ध्वंसावशेष बड़गांव ग्राम में दूर तक आज भी बिखरे पड़े हैं। 5वीं शताब्दी के मध्य गुप्त शासकों के समय में नालंदा विश्वविद्यालय अस्तित्व में आया। सर्वप्रथम कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा बौद्ध विहार को दान दिया और बाद में गुप्त तथा बालादित्य नामक जो है गुप्त शासकों ने भी इस विहार को दान दिया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 5वां, नालंदा विश्वविद्यालय जो है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग क्या है? गुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग कौन सा था? गुप्त युग। अगला क्वेश्चन है छठा, निम्नलिखित में से कौन नालंदा विश्वविद्यालय में आचार्य नहीं थे? तो कौन थे? नहीं थे? कौटिल्य जो है नालंदा विश्वविद्यालय के आचार्य नहीं थे, बल्कि नागार्जुन, शीलभद्र और शांतरचित, ये तीनों लोग जो है नालंदा विश्वविद्यालय के आचार्य थे। व्याख्या देखते हैं हम लोग इसकी। व्याख्या क्या कहती है कि कौटिल्य जो चाणक्य थे वो 4ठी-3री शताब्दी ईस्वी पूर्व के आचार्य तथा मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य तथा बिंदुसार के कार्यकाल में प्रधानमंत्री एवं अर्थशास्त्र के रचयिता माने जाते हैं। परंपरा के अनुसार वे तक्षशिला से संबद्ध आचार्य थे, जबकि नालंदा महाविहार व सुनियोजित विकास गुप्त काल में हुआ है।
अगला क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म दर्शन के लिए जो है विश्व प्रसिद्ध था। व्याख्या देखते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध दर्शन के अध्ययन के लिए विश्व प्रसिद्ध था। यहाँ पर अध्ययन के लिए चीनी यात्री हेनसांग भारत आया था। चलिए आगे इसकी व्याख्या और देखते हैं। वहीं तक थी। चलिए अगला क्वेश्चन जो है कौन सा है? 8वां क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? चलिए देखते हैं। निम्नलिखित नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं जिनमें से कथन ए जो है और दूसरा कथन आर है। दोनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। पहला कथन ए क्या कहता है? 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महाविहार का पतन हो गया। पहला कथन है। दूसरा कथन क्या है? महाविहार को जो है राजकीय प्रश्रय मिलना बंद हो गया था। उपर्युक्त दोनों जो है वक्तव्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ये कहा गया है कि जो ऊपर 2 कथन दिए हैं इन दोनों में से कौन सा कथन सही है? में से कौन सा सही है? तो ये दूसरा क्वेश्चन आंसर सही है। दोनों ए और आर सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। दोनों अपनी अपनी जगह पे सही है, लेकिन आर ए की व्याख्या नहीं करता है। क्योंकि पहला था 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महाविहार का पतन हो गया, सही बात है। दूसरा, महाविहार को राजकीय प्रश्रय मिलना बंद हो गया था, ये भी सही है, लेकिन दोनों अलग अलग कथन है, इसलिए दोनों अलग अलग सही है। व्याख्या नहीं करते हैं, और दोनों सही है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं हम लोग क्या कहते हैं। नालंदा में एक विख्यात बौद्ध पीठ एवं विश्वविद्यालय था। यह दक्षिणी बिहार में राजगीर प्राचीन नाम राजगृह के निकट स्थित था। 5वीं सदी के मध्य गुप्त शासकों के समय में नालंदा स्थित विश्वविद्यालय अस्तित्व में आया। 12वीं सदी के अंतिम दशक में मुस्लिम आक्रमण के फलस्वरूप इस महाविहार का पतन हो गया। बंगाल के पाल शासकों द्वारा विक्रमशिला महाविद्यालय को संरक्षण देने के फलस्वरूप नालंदा का महत्व घटने लगा था। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। 9वां क्वेश्चन क्या कहता है? चलिए 9वां क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं। फाहियान एक जो है एक चीनी यात्री था जो हर्ष के शासनकाल के दौरान भारत आया था। फाहियान एक चीनी तीर्थ यात्री था जो हर्ष के शासनकाल के दौरान भारत आया था। दूसरा क्या क्वेश्चन है? हेनसांग जो है एक चीनी बौद्ध भिक्षु थे जिन्होंने चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया। अब कहा गया कि इन दोनों में से कौन सा कथन सही है? तो ये दोनों में से कोई सही नहीं है। चलिए देखते हैं व्याख्या। फाहियान एक चीनी यात्री था और चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया था। जो फाहियान था वो जो है एक चीनी यात्री था और चंद्रगुप्त द्वितीय की शासनकाल में भारत का दौरा किया था, न कि हर्ष के शासनकाल में। उसने यहाँ के लोगों के जीवन का जो है विस्तृत विवरण लिखा। उसने अपने विवरण में राजा के नाम का उल्लेख नहीं किया। चीनी यात्री हेनसांग ने सम्राट हर्ष के शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया था। उसने हर्ष द्वारा नालंदा में निर्मित कई मंजिलों वाले कांस्य मठ का वर्णन किया है। उसने अपने विवरण में उल्लेख किया है कि हर्ष के काल में शूद्र कृषि करते थे। शूद्र जो है कृषि करते थे। उसने जो है अपने वृत्तांत में प्रयाग में आयोजित सम्मेलन का भी उल्लेख किया था। अतः कथन तो दोनों गलत हैं। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 10वां क्या कहता है? प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान ने किसके शासनकाल में जो है भारत की यात्रा की थी? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान ने जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में जो है भारत की यात्रा की थी। दूसरा जो है अगला क्वेश्चन हमारा है, चीनी यात्री जो है सुंग युन ने भारत की यात्रा की थी। सुंग युन ने जो है भारत की यात्रा कब की थी?
चीनी यात्री सुंग युन था, इसने भारत की यात्रा कब की थी? तो 518 से 521 के बीच में उसने यात्रा की थी, जो कि इसमें से किसी में नहीं दिया गया है, अथवा इसलिए जो है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा आंसर ई। देख लेते हैं इसकी व्याख्या। चीनी यात्री सुंग युन ने 518 ईस्वी से 521 ईस्वी तक भारत की यात्रा की तथा इसने अपनी 3 वर्षों की यात्रा के उपरांत में बौद्ध ग्रंथों की प्रतियां एकत्र कर वह चीन लौटा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? 12वां क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, चलिए देखते हैं। एक मिनट। चलिए अब ठीक है। 12वां क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? तो नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? तो चलिए ये जो है क्वेश्चन देखते हैं। गुप्त काल किसकी थी? गुप्त काल की। नगरों का क्रमिक पतन जो है किस काल की एक क्रमिक महत्वपूर्ण विशेषता थी? गुप्त काल की। चलिए व्याख्या देखते हैं। गुप्त काल में नगर क्रमिक पतन की ओर अग्रसर हुए। संपूर्ण गंगा घाटी में जो शहर पहले अत्यंत समृद्ध अवस्था में थे, उनमें से अधिकांश को गुप्त युग में या तो त्याग दिया गया है या वहां के आवासन में पर्याप्त विघटन हुआ। पाटलिपुत्र जैसा महत्वपूर्ण नगर हिंसाओं के आगमन तक गांव बन गया। मथुरा जैसा महत्वपूर्ण नगर एवं कुम्हार सोनपुर, सहोगवाड़ा और उत्तर प्रदेश में गंगा घाटी के अनेक महत्वपूर्ण केंद्र ह्रास के ही प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया जाता था? तो इसमें से कोई नहीं है, क्योंकि जो है या उपरोक्त में से जो है, क्योंकि कल्याण भी दिया है। ताम्रलिपि तो था बड़ौज कस्बे में। उत्तर होगा क्या? ई। चलिए देखते हैं क्या। गुप्त काल में बंगाल में ताम्रलिपि एक प्रमुख बंदरगाह था। यहाँ से जो है उत्तर भारत के साथ दक्षिण पूर्व एशिया, चीन, लंका, जावा, सुमात्रा आदि देशों के साथ व्यापार होता था। पश्चिम भारत का प्रमुख बंदरगाह जो है भृगुगच्छ था। कौन सा था? भृगुगच्छ, जो कि बड़ौज था। यहाँ से पश्चिम देशों के साथ समुद्री व्यापार होता था। इसके अलावा कल्याण तथा कैम्बे से जो है उत्तर भारतीय व्यापार होता था। इसलिए जो है पहला और तीसरा दो सही है। तो इसमें एक से अधिक आंसर हो जाएगा क्या? निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह जो है गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया जाता था? किसके लिए? उत्तर भारतीय व्यापार के लिए। उत्तर भारतीय व्यापार की जो है ताम्रलिपि और बड़ौज बंदरगाह। चलिए अगले जो है क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 13 जो है 14। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 14वां क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? चलिए देखते हैं। किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक जो है ग्राम अनुदान में दिया है था? तो वो कौन था? गुप्त वंश। कौन? गुप्त वंश। किस शासक या वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिए थे? तो कौन थे? गुप्त वंश ने। तो हम लोग यह व्याख्या देखते हैं। गुप्त वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिए थे। गुप्त लेखों में जिन भूमिदानों का उल्लेख किया गया है, उससे यह स्पष्ट है कि भूमिदान के साथ साथ गांव की भूमि से उत्पन्न होने वाली आय भी ग्रहीता को सौंप दी जाती थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 15वां क्वेश्चन क्या कहता है कि गुप्त युग में जो है भूमि राजस्व की दर क्या थी? तो उपज का जो है 8वां भाग।
गुप्त युग में जो है भू राजस्व की दर जो है उपज का 8वां भाग थी। कौन थी? उपज का 8वां भाग। चलिए देखते हैं क्वेश्चन अगला। आंसर देखते हैं क्या है। गुप्त काल में जो लोग राजकीय भूमि पर कृषि करते थे उन्हें अपनी उपज का एक भाग, उपज का छठा भाग राजा को कर के रूप में देना पड़ता था, जो षठांश होता था। गुप्त युगों में भूमि कर को भाग कर अथवा उद्रंग कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है 16वां। धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? तो भू धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर 1/6 बताई गई। कितनी? 1/6। प्राय सभी धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर 1/6 उपज का जो है 1/6 भाग थी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 17वां क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, देखते हैं। किस प्रकार की भूमि को अप्रहैत कहा जाता था? किस प्रकार की भूमि को अप्रहैत कहा जाता था? चलिए देखते हैं। कौन थी? बिना जोती हुई जंगली भूमि को जो है अप्रहैत कहा जाता था। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। बिना जोती हुई भूमि वह भूमि जिस पर खेती ना की गई हो अप्रहैत भूमि कहा जाता था। यह गुप्तकालीन राजस्व व्यवस्था का एक पद है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 18वें क्वेश्चन की तरफ चलिए। 18वां क्वेश्चन क्या कहता है? अमरकोश के अनुसार भूमि के प्रकारों का विचार कीजिए। कौन कौन भूमि जो दी गई हैं इन पे जो है क्वेश्चन पर विचार कीजिए। उर्वरा जो है उर्वरा उपजाऊ, मरु रेगिस्तान, सादुला घास, देवमात्रक, वर्षा से सिंचित। तो इनमें एक से अधिक सही है। कौन सा सही है? एक से अधिक। उर्वरा जो है जो भूमि होती है वो उपजाऊ होती है, सही बात है। और जो मरुभूमि होती है वो रेगिस्तान क्षेत्र होती है, सही बात है। और सादवाला जो घास है ये घास का क्षेत्र है, देव मात्रक वर्षा से सिंचित। चलिए देखते हैं व्याख्या क्या कहती है। चलिए देखते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक अमर सिंह ने अमरकोश नामक एक मिनट चलिए ठीक है देखते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक अमर सिंह ने अमरकोश नामक ग्रंथ की रचना की थी। अमरकोश में भूमि के जो है 12 प्रकारों के भूमियों की जो सूची दी गई है, जिसमें शामिल है कि उर्वर जो है वो उपजाऊ भूमि, मरुस्थलीय भूमि, ऊसर जो है बंजर भूमि, अपरहत या जो है भूमि होती है वो परती भूमि थी, सादवल या सादवला जो है घास की भूमि, जो कि तीसरा भी हमारा ऑप्शन सही था। पंकल जो कीचड़ वाली भूमि थी, कौन सी? कीचड़ वाली। अच्छा, जल प्रायानुपम है नमी युक्त भूमि, जो कच्च भूमि थी वो दलदली या जल स्रोतों के निकट की भूमि थी। सरकरा जो है चूना पत्थर कंकड़ युक्त भूमि थी। अच्छा, सरकरावती जो है वो बलुआही भूमि थी। कौन सी? बलुआही। तो नदी मात्र जो है नदी द्वारा सिंचित भूमि तथा देवमात्र जो है वर्षा द्वारा सिंचित। कौन सी? देव मात्रक भूमि जो होती थी वर्षा द्वारा सिंचित। अतः उपयुक्त विकल्पों में से जो है सभी विकल्प सुमेलित हैं। सभी के सभी जो है जो ऑप्शन दिए हैं वो सभी सही है। यानी कि इसमें जितने भी क्वेश्चन में ऑप्शन दिए गए हैं वो सारे सही है। अमरकोश के अनुसार भूमि के प्रकारों पर विचार कीजिए। उर्वरा भूमि जो है उपजाऊ भूमि, मरु रेगिस्तान, सादवाला घास के जो है मैदान, देवमात्रक वर्षा से सिंचित भूमि को कहा जाता है। चलिए ये सारी के सारे सही है, इसलिए ऑप्शन डी सही होगा। उपयुक्त सभी मिलान सही है। प्रसिद्ध जो है इलाहाबादी प्रशस्त, इलाहाबाद जो प्रशस्त है, प्रसिद्ध इलाहाबादी जो प्रशस्त के लेखक कौन थे? हरिशेठ। कौन थे? हरिशेठ। इलाहाबाद प्रशस्त के जो है लेखक कौन थे? हरिशेठ।
जो प्रसिद्ध इलाहाबाद प्रशस्त का लेखक हरिशेठ था। हरिशेठ ने इलाहाबाद जो वर्तमान प्रयागराज के अशोक स्तंभ पर समुद्र गुप्त के विषय में प्रशंसात्मक वर्णन प्रस्तुत किया है, जिसे प्रयाग प्रशस्त कहा जाता है। इस प्रशस्त में हरिशेठ ने स्वयं को संत विग्रहिक कुमारमात्य और दंड नायक बताया है, जिसका तात्पर्य है कि गुप्त काल में एक व्यक्ति एक से अधिक पदों पर नियुक्त हो सकता था। चलिए अगला क्वेश्चन 20वें नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए 20वां क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, देखते हैं। 20वां क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किस वंश के शासकों ने प्राणों को जो है क्या कहा, श्री क्या प्राणों को जो है श्री पर्वतीय कहा है। किसने जो है प्राणों को श्री पर्वतीय कहा है। चलिए देखते हैं किस वंश के शासकों ने प्राणों में जो है श्री पर्वतीय कहा है। किसने कहा है, इक्ष्वाक वंशों ने जो है प्राणों को श्री पर्वतीय कहा है। तो आंसर देख लेते हैं। इक्ष्वाक वंश के शासकों को प्राणों में श्री पर्वतीय श्री पर्वत क्षेत्र का जो है शासक तथा मृत आंध्रों का नौकर कहा है। पहले वे 7 वाहनों के सामंत थे, किंतु उनके पतन के बाद उन्होंने अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी। इस वंश का शासक श्री शांतमूल था। कौन था? श्री शांतमूल था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 21वां क्वेश्चन हमारा 21वां क्वेश्चन क्या कहता है कि राजा जो है कौन, राजा प्रवरसेन के बारे में जो है निम्नलिखित जो है विचार करिए। क्या है, चलिए देखते हैं। पहला, वह बाकाटक वंश का जो है बाकाटक वंश का जो वास्तविक संस्थापक था। दूसरा क्या कहता है, उनका जो है साम्राज्य उत्तर के में बुंदेलखंड से लेकर दक्षिण में हैदराबाद तक था। तीसरा जो है क्या कहता है, वह अपने पिता, इसका आंसर जो है डी आंसर होगा। उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी कि सारे के सारे सही हैं। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या क्या कहती है। बाकाटक राजवंश प्राचीन भारतीय राजवंश है, जिसने भारत के मध्य भाग और दक्षिण में 3री शताब्दी से लेकर 5वीं शताब्दी के अंत 6ठी शताब्दी की शुरुआत तक शासन किया। इस वंश का संस्थापक विंध्यशक्ति प्रथम था, जिसका उत्तराधिकारी प्रवरसेन एक था, जिससे जो है बाकाटक वंश का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। प्रवरसेन एक के समय में ही बाकाटक वंश की सीमाएं उत्तर में विंध्य क्षेत्र, वर्तमान बुंदेलखंड क्षेत्र, जिसमें जो है शामिल से लेकर दक्षिण में दक्कन जो है वर्तमान हैदराबाद भी उसके जो है प्रभाव क्षेत्र में शामिल के क्षेत्र तक जो है विस्तृत हो गई। बाकाटक नरेशों में जो है सर्वप्रथम इसने ही सम्राट की उपाधि धारण की तथा 4 अश्वमेध यज्ञों और वैदिक अनुष्ठानों का वो संपन्न किया। पुराणों में उसे जो है प्रवीर कहा गया है, अतः चारों विकल्प जो है सत्य है। सारी चीजें सभी सही है। चलिए अब हम लोग 22वां क्वेश्चन देखते हैं। 22वां क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, चलिए हूण राजा जो है तोरमाड़ किस और औलिकर राजा द्वारा जो है पराजित किया गया था। तो ये है प्रकाश धर्मन। किसके द्वारा? प्रकाश धर्मन द्वारा। हूण राजा तोड़ मौलिकर राजा प्रकाश धर्मन द्वारा पराजित किया गया है। चंद्रगुप्त की मृत्यु के बाद हूणों ने गंगा घाटी पर पुनः आक्रमण किया है। इस दूसरे हूण आक्रमण का नेता तोरमाड़ था। मध्य भारत के केरल नामक स्थान से बराह प्रतिमा पर खुदा हुआ उसका लेख मिला है। कौशाम्बी से तोरमाड़ की 2 मुहरें मिली हैं और तोरमाड़ ने अपने पुत्र मिहिर कुल को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त
किया था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 23वें क्वेश्चन की तरफ। 23वां क्वेश्चन क्या कहता है, चलिए देखते हैं उसको। 23वां क्वेश्चन 23वां क्वेश्चन कहता है वर्धन राजवंश की जो है स्थापना किसने की थी। तो ये पुष्यभूत ने की। वर्धन राजवंश की स्थापना जो है पुष्यभूत ने की थी। किसने की थी? पुष्यभूत ने। वर्धन राजवंश की स्थापना पुष्यभूत ने की थी। चलिए इसकी जो है व्याख्या भी देख लेते हैं हम लोग। जो है इसकी व्याख्या क्या है, बाणभट्ट की रचना हर्षचरित के अनुसार वर्धन की स्थापना जो है पुष्यभूत नामक व्यक्ति ने थानेश्वर या स्थानेश्वर में की थी। हर्षवर्धन इस वंश का जो सबसे महान शासक था। चलिए अगले जो है देखते हैं अगला क्वेश्चन, 24वां क्वेश्चन जो है, कवि बाण जो था वो निवासी था। कहाँ का निवासी था? जो है वो जो है इसके जो है पाटलिपुत्र, थानेश्वर या भोजपुर। पाटलिपुत्र दिया है, थानेश्वर भी दिया, भोजपुर दिया, उनमें से कोई नहीं। तो इसमें से डी से दिया, क्योंकि इसके जो है निवास के बारे में थोड़ा मतभेद है। कुछ विद्वानों जो है अलग अलग विद्वान अलग अलग मानते हैं। चलिए व्याख्या के माध्यम से पता करेंगे हम लोग। बाणभट्ट के जन्म स्थान को लेकर विद्वानों के मध्य काफी मतभेद देखने को मिलता है। कुछ विद्वानों के अनुसार उनका जन्म जो है कहाँ पे माना जाता है? बिहार में। कुछ जो है बिहार में मानते हैं। बिहार में सोन नदी के किनारे अवस्थित जो है पृथपुटका नामक ग्राम में मानते हैं कुछ लोग। और कुछ लोगों का क्या मानना है, चलिए देखते हैं। जबकि जो है कुछ विद्वानों के अनुसार उनका जन्म जो है उत्तर प्रदेश, कहाँ? उत्तर प्रदेश में कान्य कुब्ज या कन्नौज के जो है समीप प्रीतिकूट गांव में। कहाँ पे? प्रीतिकूट गांव में जो है हुआ था। इनके पिता का जो है नाम चित्रभानु तथा माता का नाम राजदेवी था। इसलिए मतभेद है। कुछ लोग जो है बिहार में मानते हैं, कुछ जो है विद्वान जो है उत्तर प्रदेश के जो है कन्नौज में मानते हैं। इसलिए जो है ऑप्शन डी जो है इनमें से कोई नहीं था, ऑप्शन सही था। चलिए 25वां, हर्षवर्धन के जो है शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की जो है यात्रा की थी? तो हेनसांग ने। हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी? वो भी हेनसांग ने की थी। हर्षवर्धन के समय की जो है सर्वप्रमुख घटना जो थी, चीनी यात्री हेनसांग की जो है भारत आगमन की है। उसकी जो है उत्कंठ अभिलाषा महात्मा बुद्ध के स्वर्ण चिन्हों द्वारा पवित्र किए गए स्थानों को देखने एवं पवित्र बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करने की थी, जो उन दिनों भारत में सुलभ थे। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु उसने तांग शासकों की राजधानी चंगन से भारतवर्ष के लिए 629 ईस्वी में प्रस्थान किया। अपनी भारत यात्रा के ऊपर उसने एक ग्रंथ लिखा, जिसे जो है CUP कहा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, 26वें क्वेश्चन की तरफ। 26वां क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? कहता है कि चीनी यात्री हेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? नालंदा में। किसमें? नालंदा विश्वविद्यालय। 637 ईस्वी में हेनसांग नालंदा विश्वविद्यालय गया था। इस समय यहाँ के जो है कुलपति या आचार्य कौन थे? शीलभद्र थे। कुलपति आचार्य जो है इस समय के वहाँ के कौन थे? शीलभद्र थे। लगभग 15 माह या सवा वर्ष जो है नालंदा के जो है निवास कर उसने जो है आचार्य शीलभद्र जो है एक योग शास्त्र का जो है अध्ययन किया। उसके बाद जो है वह कहाँ चला गया? बंगाल। उसके बाद जो है वह बंगाल, उड़ीसा, धान निकट होता हुआ जो है कांची पहुंचा। अपनी यात्रा के दूसरे दौर में हेनसांग पुनः 642 ईस्वी पूर्व नालंदा गया है। इस जो है प्रकार हेनसांग ने नालंदा में निवास कुल अवधि दोनों यात्राओं को मिलाकर लगभग 2 वर्ष की थी। कितनी? लगभग जो है 2 वर्ष दोनों यात्राओं में मिलाकर मानते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 27वां क्वेश्चन क्या कहते हैं। चलिए 27वां क्वेश्चन जो है, हेनसांग की यात्रा में जो है भारत के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर कौन था? मथुरा था। कौन था? मथुरा। सूती बस हेनसांग के समय जो है सूती कपड़ा के जो है उत्पादन के समय के लिए जो है उस समय जो है
सबसे प्रसिद्ध जो है नगर था मथुरा। चीनी यात्री हेनसांग हर्षवर्धन जो है 606 से 647 ईस्वी के समय में भारत आया था। उसके अनुसार मथुरा उस समय जो है सूती वस्त्रों के लिए जो है प्रसिद्ध था, जबकि वाराणसी रेशमी वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध था। हेनसांग बताता है कि थानेश्वर की समृद्धि का प्रावधान जो प्रधान कारण वहाँ का जो है व्यापार ही था। बाढ़ ने जो है थानेश्वर नगरी के को अतिथियों के लिए चिंतामणि भूमि का तथा वह व्यापारियों के लिए लाल भूमि बताया है। चलिए अगले जो है 28वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 28वां क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, चलिए देखते हैं। पहले 27 में कुछ व्याख्या और है, उसको देखते हैं। यहाँ जो है यहाँ के निवासी अधिकांश व्यापारी थे जो विभिन्न वस्तुओं का व्यापार करते थे। उज्जैनी तथा कन्नौज में इस काल में जो है आर्थिक दृष्टि अत्यंत समृद्ध थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 28वां है। निम्नलिखित में से किस शासक ने जो है हर्ष के समय असम पर जो है शासन किया था? किसमें? भास्कर बर्मन ने। किसने? भास्कर बर्मन ने। चलिए प्रश्नगत विकल्पों में हर्ष के समय पर भास्कर बर्मन ने असम पर शासन किया। वह भास्कर बर्मन कामरूप असम में बर्मन राजवंश का जो है शासक था। मुकुंद माधव वर्मा की पुस्तक इंस्क्रिप्शन ऑफ जो है एशियंट असम और असम गजेटियर के अनुसार भास्कर बर्मन के उपरांत कुछ वर्षों के लिए अवंत बर्मन शासक बना, जिसे साल स्तंभ ने गद्दी से हटाकर जो है सिंहासन लिया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 29वें क्वेश्चन की तरफ। 29वां क्वेश्चन क्या कहता है, चलिए देखते हैं। 29वां क्वेश्चन जो है हमारा क्या कहता है, चलिए 7वीं शताब्दी ईस्वी के दौरान भारत का कौन शासक था जो है बौद्ध धर्म के संरक्षण और सांस्कृतिक गतिविधियों के समर्थन के लिए जाना जाता है? वो था हर्ष। कौन सा? हर्ष। 7वीं शताब्दी ईस्वी के दौरान भारत पुष्यभूति एवं वंश का शासक हर्षवर्धन बौद्ध धर्म के संरक्षक और सांस्कृतिक गतिविधियों के समर्थन के लिए जाना जाता है। हर्षवर्धन ने लगभग 606 से 647 ईस्वी तक लगभग 41 वर्षों तक जो है शासन किया। चलिए 30वां क्वेश्चन देखते हैं। 30वां क्वेश्चन क्या कहता है, देखते हैं। गुप्त वाकाटक युग में जो है जो गुप्त वाकाटक युग में तार्किक एवं तार्किक तर्क और बहस पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारतीय दर्शन के लिए महत्वपूर्ण स्कूल का विकास हुआ था। कब हुआ था? न्याय का। इसका न्याय का। चलिए व्याख्या देखते हैं। गुप्त वाकाटक युग में तार्किक तर्क और जो है बहस पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारतीय दर्शन स्कूल न्याय का विकास हुआ। न्याय दर्शन के संस्थापक गौतम हैं। न्याय दर्शन के अनुसार ज्ञान वैध या अवैध हो सकता है। वैध ज्ञान को जो है प्रमा और अवैध ज्ञान को अप्रमा कहा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा जो है 31वां है। इसमें कहते हैं इनमें से किसने जो है पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है? कौन था? आर्यभट्ट। कौन? आर्यभट्ट। आर्यभट्ट प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने वह व्याख्या की थी कि पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण ही प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 32वां क्वेश्चन क्या कहता है, इनमें से कौन गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते हैं? इसमें से कौन सा सही है? ई। चलिए व्याख्या देखते हैं। व्याख्या इसकी क्या कहती है, चलिए देखते हैं। सुश्रुत को शल्य क्रिया का जनक कहा जाता है। ये काशी के रहने वाले थे। इनका काल लगभग 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व माना जाता है। सौनक ऋग्वेद कालीन ऋषि थे। शूद्रक गुप्तकालीन नाटककार थे। सौमिला गुप्तकालीन नाटककार हैं, जिसे कालिदास ने भास और जो है कविपुत्र के साथ याद किया जाता है। इस प्रकार गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में उपयुक्त में किसी ने कार्य नहीं किया था। यद्यपि बिहार लोक सेवा आयोग ने अपने प्रारंभिक और अंतिम उत्तर पत्र दोनों में इसका उत्तर किसको माना है? ए को माना है। किसको? सुश्रुत को माना है।
माना है। क्योंकि गुप्त काल का प्रारंभ 275 एडी श्री गुप्त से प्रारंभ होता है, जो सुश्रुत के मान्य काल प्राय 1000 बीसी से 600 बीसी के करीब 1000 वर्ष का है। इसलिए जो है सुश्रुत जो है इसलिए जो है सुश्रुत को गुप्तकालीन के समकालीन मानना औचित्यपूर्ण नहीं है। गुप्त काल का प्रारंभ जो है 275 एडी श्री गुप्त से प्रारंभ होता है, तो इसलिए जो है जो श्री गुप्त जो सुश्रुत के सामान्य काल का जो है 1000 बीसी से 600 बीसी के करीब जो है 1000 वर्ष का है। इसलिए सुश्रुत को जो है गुप्त काल का समकालीन मानना औचित्यपूर्ण नहीं है। जबकि जो है लोक सेवा आयोग बिहार ने कौन सा आंसर माना है? पहला सुश्रुत। कौन सा माना है? सुश्रुत को पहला जो है आंसर माना है। अगला जो है हम लोग जो है देखते हैं। अगले जो है शुरुआत होता है प्राचीन भारत में स्थापत्य कला। क्या होता है? प्राचीन भारत में स्थापत्य कला। प्राचीन भारत में स्थापत्य कला क्या कहता है? पहला क्वेश्चन है बाबर की गुफाओं का उपयोग किसके आश्रय गृह के रूप में किया जाता है? वो किसके में? आजीविकों के। किसके? बाबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया? आजीविकों ने। किसने? आजीविकों ने। तो व्याख्या क्या है? मौर्य युग में पहाड़ियों को काट कर निवास स्थान बनाने की कला का विकास हुआ। अशोक तथा उसके पौत्र दशरथ के समय में बराबर तथा नागार्जुनी पहाड़ियों को काटकर आजीविकों के लिए आवास बनाए गए थे। अशोक के समय बराबर पहाड़ी की गुफाओं में सुदामा की गुफा, कड़ चौपड़ आदि गुफा प्रमुख हैं। इसकी व्याख्या चलिए आगे और देखते हैं। यहीं तक थी। चलिए अगला क्वेश्चन दूसरा क्या कहता है, चलिए उसको देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? भारतीय जो है भारतीय कला में स्तूप, चैत्य, विहार का निर्माण निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से। किससे? बौद्ध धर्म से। चलिए देखते हैं। भारतीय वास्तुकला में स्तूप, चैत्य और विहार बौद्ध स्थापत्य के प्रमुख तत्व हैं। स्तूप एक गोलाकार समाधि स्थल है जिसमें मुख्यतः महात्मा बुद्ध और उनके प्रिय शिष्यों के शारीरिक अवशेषों को रखा गया है। स्तूप जो है पूजा स्थल है, किंतु इसमें पूजा कक्ष नहीं होते हैं। चैत्य प्रार्थना कक्ष होते हैं जिसमें जो है पूजा के लिए एक कक्ष और एक स्तूप होता है। इसी कक्ष में बैठकर बौद्ध भिक्षु पूजा अर्चना करते हैं। विहार बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान होता है जिसका उपयोग बौद्ध भिक्षु अध्ययन, आराम और ध्यान के लिए किया करते थे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? खजुराहो का जो मंदिर स्थापत्य के निर्माण में कौन सा सहयोगी है? चंदेल। कौन है? चंदेल। मध्य प्रदेश में छतरपुर जिले में स्थित खजुराहो में चंदेल राजाओं द्वारा निर्मित मंदिर आज भी चंदेल स्थापत्य की उत्कृष्टता का बयान कर रहे हैं। इन मंदिरों का निर्माण मुख्यतः 10वीं से 11वीं शताब्दी के मध्य 950 से 1050 ईस्वी, जो कि 25 से चंदेलों का मुख्य काल, लेकिन पूर्ववर्ती एवं परवर्ती काल में भी निर्माण हुए के बीच कराया गया था। वहाँ के जो है मंदिरों में कंदरिया महादेव मंदिर जो है प्रमुख है। चलिए अगले क्वेश्चन पर। चौथा क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? चलिए देखते हैं। चौथा क्वेश्चन कहता है कला की जो है गांधार शैली। कौन सी? गांधार शैली जो है निम्न समय में फली फूली। किस समय में? कुषाणों के समय में। जो कला की गांधार शैली है, वो कुषाणों के समय जो है सबसे ज्यादा फली फूली, यानी कि सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हुई। कला की जो है गांधार शैली का विकास प्रमुख रूप से कुषाणों के समय में हुआ। इस कला के अंतर्गत बुद्ध की प्रतिमाओं का व्यापक रूप से निर्माण किया गया। क्या हुआ? कला की गांधार शैली का जो विकास प्रमुख रूप से कुषाणों के समय, किसके समय? कुषाणों के समय हुआ। इस कला के अंतर्गत बुद्ध की प्रतिमा का व्यापक रूप से निर्माण किया गया। अगला क्वेश्चन है हमारा पांचवा क्या कहता है? बुद्ध की प्राचीनतम प्रतिमा किस शैली से में प्राप्त होती है? बुद्ध की प्राचीनतम प्रतिमा जो है गांधार शैली से प्राप्त होती है। किससे? गांधार शैली से।
चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, देखते हैं गांधार शैली से। हाँ, इसकी व्याख्या नहीं देखी, सॉरी। बुद्ध की जो है प्राचीन प्रतिभा जो है किस शैली से प्राप्त होती है? गांधार शैली से। इसकी व्याख्या क्या थी? कुषाण काल में ही गांधार एवं मथुरा कला शैली के तहत बुद्ध एवं बौद्ध शक्ति की बहुसंख्यक मूर्तियों का जो बैठी एवं खड़ी स्थितियों में निर्माण हुआ। कुषाण काल में ही गांधार एवं मथुरा कला शैली के तहत बुद्ध एवं बौद्ध शक्ति की बहुसंख्यक जो मूर्तियों का बैठी एवं खड़ी स्थिति में निर्माण हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्याख्या और रह गई है, उसको भी हम देख लेते हैं। बी.एस. अग्रवाल के मतानुसार सर्वप्रथम मथुरा में ही बुद्ध मूर्तियों का निर्माण किया गया, जहां उनके लिए पर्याप्त आधार हेनसांग के विवरण के अनुसार बुद्ध की प्रथम प्रतिमा कौशाम्बी में बनी थी। परंतु अनेक विद्वान महात्मा बुद्ध की प्रथम प्रतिमा के निर्माण का श्रेय गांधार कला को देते हैं। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा जारी अपने अंतिम उत्तर प्रपत्र में विकल्प एक को जो है सही माना है। तो चलिए देखते हैं। बुद्ध की जो है प्राचीनतम प्रतिमा की जो है शैली में किस शैली में प्राप्त होती है? गांधार, यही सही है। चलिए ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है छठा क्वेश्चन क्या कहता है? झांसी के पास देवगढ़ का मंदिर और इलाहाबाद प्रयाग के पास गढ़वा मंदिर में बनी मूर्तियां किस कला के महत्वपूर्ण अवशेष हैं? किसके हैं? गुप्त काल के। जो झांसी के पास देवगढ़ का जो मंदिर है, झांसी के पास देवगढ़ का मंदिर और इलाहाबाद जो प्रयाग के नाम से है, प्रयागराज के पास जो गढ़वा मंदिर में जो मूर्तियां बनी हैं, वो जो है गुप्त कला के जो है से संबंधित है। देवगढ़ का जो दशावतार मंदिर जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में अवस्थित है, यह जो है गुप्तकालीन मंदिर है। वहीं इलाहाबाद जो प्रयागराज में गढ़वा किले में स्थित गढ़वा मंदिर भी किससे संबंधित है? गुप्तकालीन। तो प्रयागराज का जो गढ़वा किला जो है वो भी जो है किससे संबंधित है? गढ़वा मंदिर में जो है गुप्तकालीन से संबंधित है। और जो है जो ललितपुर में जो देवगढ़ दशावतार मंदिर है वो भी किससे है? गुप्त काल से संबंधित। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं, 7वें क्वेश्चन की तरफ। बोधिसत्व जो है पद्मपाणि की पेंटिंग स्थित है। बोधिसत्व, 7वां क्वेश्चन है। बोधिसत्व पद पदपाणि की पेंटिंग स्थित है किसमें है? अजंता में। किसमें? अजंता में। बोधिसत्व पदपाणि की जो पेंटिंग है, जो बोधिसत्व पदपाणि जिसे अवलोकितेश्वर की पेंटिंग कहाँ है? अजंता में स्थित है। ध्यातव्य है कि यह अवधारणा भित्ति चित्र लगभग 5वीं से 6ठी शताब्दी ईस्वी के मध्य का है, जो अजंता के चट्टानों को काटकर बनाए गए बौद्ध मठों के आंतरिक भाग में संरचित है। यह राजसी और दैवीय स्थिति दोनों के संकेत के रूप में पहने जाने वाली विस्तृत मुकुटों का एक प्रारंभिक दृश्य प्रमाणन करता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग जो है देखते हैं, 8वां क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन क्या कहता है? चलिए देखते हैं। 8वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें विधवा दहन का उदाहरण उल्लिखित है? तो किसमें है? भानुगुप्त का जो एरड़ स्तंभ अभिलेख है, भानुगुप्त का एरड़ अवलंब जो एरड़ जो है भानुगुप्त का एरड़ स्तंभ अभिलेख में जो है विधवा दहन का जो है उदाहरण मिलता है। चलिए इसकी व्याख्या भी देखते हैं। चलिए क्या कहते हैं? भानुगुप्त के एरड़ अभिलेख से विधवा दहन अर्थात सती का उदाहरण मिलता है। इस अभिलेख में जो है भानुगुप्त के मंत्री गोपराज के युद्ध में मृत्यु हो जाने के बाद उसकी पत्नी के सती होने का उल्लेख है। यह अभिलेख 510 ईस्वी का है। एरड़ मध्य प्रदेश के सागर जिले में स्थित है। एरड़ कहाँ है? मध्य प्रदेश के सागर जिले में स्थित है। के ऐतिहासिक गांव हैं जो बीना और रेउता नदियों के संगम पर स्थित हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है? 9वां क्वेश्चन। खजुराहो मंदिर स्थापत्य के निर्माण में सहयोगी थे किसके? चंदेल। किसके? चंदेल के। तो इसका जो है आंसर व्याख्या भी देख लेते हैं हम लोग। खजुराहो के अधिकांश मंदिर चंदेल राजाओं के समय 950 से 1050 ईस्वी यह चंदेलों का मुख्य काल है, किंतु इसके पूर्ववर्ती और परवर्ती काल में भी मंदिरों का निर्माण हुआ के बीच बनाए गए।
यहाँ के मंदिरों में कंदरिया महादेव का मंदिर सर्वोत्तम है। खजुराहो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। खजुराहो का जो मंदिर है स्थापत्य के निर्माण में सहयोग दी थी किसके? चंदेल। चलिए 10वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 10वां क्वेश्चन जो है हमारा बराबुदुर विश्व में सबसे अद्भुत स्तूप है और इसकी मूर्त जो है मूर्त कला किसका शानदार उदाहरण है? वो है भारत जावा कला का। जो बराबुदुर विश्व में सबसे अद्भुत स्तूप है, कौन सा? बराबुदुर विश्व में सबसे अद्भुत स्तूप है, वो किसकी जो है मूर्ति और मूर्त कला किसकी शानदार उदाहरण है? भारत और जावा कला का। किसका? भारत और जावा कला का। आंसर देख लेते हैं। बराबुदुर बैरोबुदुर जो स्तूप इंडोनेशिया के जावा द्वीप में स्थित है। यह यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त विश्व विरासत स्थल है। क्या है? विश्व विरासत स्थल है, मान्यता प्राप्त। अगला क्वेश्चन 11वां क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि चीनी इस स्रोत के अनुसार श्रीलंका के शासक मेघवर्मन ने गया में बौद्ध मंदिर बनवाने की अनुमति के लिए निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा के पास एक जो है मिशनरी भेजा था? वो था स्कंदगुप्त। कौन था? वो सॉरी समुद्रगुप्त था। चीनी स्रोत के अनुसार श्रीलंका के शासक मेघवर्मन ने गया में बौद्ध मंदिर बनवाने की अनुमति के लिए निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा के पास एक मिशनरी भेजा था? समुद्रगुप्त के। इसकी व्याख्या क्या है? मेघवर्मन ने गया में एक बौद्ध मंदिर बनवाने की अनुमति के लिए समुद्रगुप्त के पास एक दूत भेजा। समुद्रगुप्त ने सीलोन श्रीलंका के बौद्ध राजा मेघवर्मन को बोध गया में एक मंदिर बनाने की अनुमति दी। चलिए आगे चलते हैं। अगला है दक्षिण भारत जो है चोल चालुक्य पल्लव एवं संगम। दक्षिण भारत में कौन कौन सा वंश है? चोल है, दक्षिण भारत के चोल, चालुक्य और पल्लव एवं संगम युग, ये हम लोग जो है देखते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन है चोल वंश का। चोल वंश का संस्थापक कौन था? विजयालय। चोल वंश का संस्थापक कौन था? विजयालय। तो चोल साम्राज्य की स्थापना विजयालय ने की थी, जो प्रारंभ में पल्लवों का एक सामंती सरदार था। उसने लगभग 850 ईस्वी में तंजौर को अपने अधिकार में कर लिया। तंजौर वर्तमान तंजावुर में के शैव मंदिर राजराजेश्वर या भद्रेश्वर मंदिर का निर्माण राजराज प्रथम के काल में हुआ था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। चोल काल जो है किसके लिए प्रसिद्ध था? क्या है? चोल काल जो है ग्राम पंचायतों के लिए प्रसिद्ध था। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? चोल काल जो है किसके लिए प्रसिद्ध था? तो ग्राम पंचायतों के लिए प्रसिद्ध था। चोल शासक की सबसे उल्लेखनीय विशेषता स्वायत्त शासी ग्रामीण संस्थाओं के संचालन में परिलक्षित होती है। वस्तुतः इस काल में जो है ग्राम स्वशासन की पूरी इकाई थी और ग्राम प्रशासन ग्रामवासी स्वयं करते थे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? चलिए देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारा जो है कौन सा मध्यकालीन भारतीय जो साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था? कौन सा? चोल शासन। अगला क्वेश्चन है कैलाशनाथ मंदिर। कैलाशनाथ मंदिर किस वंश ने और किस राज्य में बनाया था? किसमें? पल्लव वंश ने तमिलनाडु में बनाया था। कैलाशनाथ जो कैलाशनाथर मंदिर कांचीपुरम तमिलनाडु में स्थित है। इस मंदिर का निर्माण पल्लव वंश के शासकों द्वारा कराया गया। जो कैलाशनाथ मंदिर जो है इसका जो है पल्लव राजवंशों ने कैलाशनाथ मंदिर का जो है निर्माण कराया था। कैलाशनाथ जो है ये कहाँ पे है? कांचीपुरम। कांचीपुरम कहाँ पे है? तमिलनाडु राज्य में है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। चलिए 5वां क्वेश्चन हमारा क्या कहते हैं? चलिए 5वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 5वां क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? देखते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर कांचीपुरम में स्थित है? एकाम्बरेश्वर है। कौन सा? एकाम्बरेश्वरार मंदिर जो है कांचीपुरम में स्थित है। तो क्या कहता है? एकाम्बरेश्वर मंदिर कांचीपुरम में स्थित है। यह मंदिर देवाधिदेव महादेव को समर्पित है। इस मंदिर का निर्माण पल्लव शासकों के काल में हुआ था। उल्लेखनीय है कि यह मंदिर हजारों वर्ष पुराना है। इस मंदिर से पल्लव काल से लेकर नायक शासकों के समय तक के विभिन्न शिलालेख प्राप्त हुए हैं। प्राप्त पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि यह इस मंदिर का मुख्य निर्माण जो है कार्य जो है पल्लव, चोल और विजयनगर के शासकों के समय में किया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, छठे क्वेश्चन की तरफ। छठा क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? छठे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किस राजा द्वारा करवाया गया था? तो ये था राजराज प्रथम। कौन? राजराज प्रथम। बृहदेश्वर मंदिर तमिलनाडु के तंजावुर जिले में स्थित एक हिंदू मंदिर है जो 11वीं सदी के आरंभ में बनाया गया था। मंदिर का निर्माण 1003 से 1010 ईस्वी के मध्य चोल शासक राजराज प्रथम चोल के ने करवाया था। इनके नाम पर इसे राजराजेश्वर मंदिर ही कहा जाता है। इस मंदिर का जो है निर्माण द्रविड़ शैली में किया गया है। अगला क्वेश्चन कौन सा है? 7वां। निम्नलिखित में से चेर राजवंश की राजधानी कौन सी थी? चेर वंश की राजधानी कुरबूर या करूर थी? चेर वंश की जो राजधानी कौन सी थी? कुरबूर या करूर। चलिए इसकी जो है व्याख्या देखते हैं क्या कहते हैं। इसकी जो है चेर राजवंश ने दक्षिण भारत के दक्षिण पश्चिमी भाग पर शासन किया। वर्तमान में केरल तथा तमिलनाडु के कुछ भाग केरल स्टेट गजेटियर के अनुसार चेरों की राजधानी वांझी का भी उल्लेख मिलता है, जिसका सामान्य कुछ विद्वान कुरबूर से ही करते हैं। जिस प्रथम चेर राजा का सर्वप्रथम जो है उल्लेख प्राप्त होता है वह उदय जीरल या उथिगन चेरल था। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। निम्नलिखित में राजाओं में जो है किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ? संगम साहित्य में कदम्ब राजा का जो है उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ जो है हम लोग चलते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलने से पहले हम लोग जो है इसकी व्याख्या देख लेते हैं। संगम साहित्य में चेर पांड्य राजाओं के उद्भव और विकास का विवरण प्राप्त होता है। इन राज्यों के विवरण राजाओं के शासनकाल का स्पष्ट निवारण संभव न होने पर भी संगम साहित्य से कृष्णा नदी के दक्षिण में सुदूर प्रायद्वीप तक जो है राजनीतिक गतिविधियों पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। कदम राजवंश का उल्लेख संगम साहित्य में नहीं है। जो कदम राजवंश है इसका उल्लेख जो है संगम साहित्य में नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संगम युग में जो है उरैयूर, जो संगम युग है, संगम युग में उरैयूर किस लिए विख्यात था? किस लिए विख्यात था? कपास के व्यापार का जो है महत्वपूर्ण केंद्र था। तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में अवस्थित कावेरी नदी के तट पर उरैयूर संगम कालीन महत्वपूर्ण नगर था। संगम युग में उरैयूर सूती वस्त्रों का बहुत बड़ा केंद्र था। इसका विवरण पेरिप्लस ऑफ द इरीथ्रियन सी में आर्गन नाम से मिलता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 10वें क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 10वां। ये क्या कहता है? दक्षिण भारत में मंदिरों के आकर्षक द्वार क्या कहलाते हैं? दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षक द्वार क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? चलिए गोपुरम। क्या कहलाते हैं? गोपुरम। दक्षिण के मंदिरों के आकर्षक द्वार को गोपुरम कहते हैं। पल्लव, पांड्यों और चोलों के राज्यकाल में द्रविड़ शैली पनपती रही। पांड्य काल में मंदिर छोटे होते थे, किंतु उनके जो है प्रांगण के चारों ओर अनेक प्राचीर बनाए जाते थे। इनके प्रवेश द्वार, जिन्हें गोपुरम कहा जाता था, आगे चलकर गोपुरम का भव्य, विशाल और प्रचुर मात्रा में शिल्पकारिता से अलंकृत किया जाने लगा।
चोल शासकों ने भव्य मंदिरों के साथ साथ विशाल गोपुरम का निर्माण भी किया। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 11वां क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, देखते हैं। रोमन साम्राज्य में व्यापारिक संबंध किसने स्थापित किए थे? किसने किए थे? चेर ने। किसने? चेर ने। चेर ने किए थे। रोमन साम्राज्य के साथ भारत के व्यापार का आरंभ संगम काल में चेर राज्य के साथ आरंभ हुआ था। अरिकामेडु से कई रोमन वस्तुएं प्राप्त हुई हैं। चलिए 11वें क्वेश्चन के बाद जो है 12वां क्वेश्चन देखते हैं। 12वां क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, चलिए देखते हैं। 12वां है फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक भारत में किस राज्य के शासनकाल में आया था? फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक जो है भारत में किस राजा के शासनकाल में आया था? तो देवराय द्वितीय के समय में आया था। व्याख्या देते हैं। फारसी राजदूत अब्दुल रज्जाक संगम वंश के सबसे प्रतापी शासक देवराय द्वितीय, इनका कार्यकाल 1422 से 1446 ईस्वी के शासनकाल में विजयनगर के काल में आया था। उसने अपने यात्रा वृत्तांत, जिसे जो है यात्रा वृत्तांत उसका क्या है, उसने अपने यात्रा वृत्तांत मतला उस सदैन व मज्म उल बहरीन में देवराय द्वितीय के शासनकाल का जो है वर्णन किया है। चलिए अब हम लोग जो है प्राचीन साहित्य एवं साहित्यकार के बारे में पढ़ते हैं। जो प्राचीन काल का साहित्य और साहित्यकार कौन कौन थे उनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न क्या कहता है, निम्न में से किस भारतीय दर्शन ने प्रमाण सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? किसने? वैशेषिक। कौन? वैशेषिक ने जो है भारतीय दर्शन के प्रमाण सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। व्याख्या हम लोग जो देखते हैं, वैशेषिक दर्शन के अनुसार भौतिक जगत का निर्माण परमाणुओं से हुआ है। महर्षि कणाद इस दर्शन के प्रमुख थे। महर्षि कणाद जो थे वो वैशेषिक धर्म के जो है प्रमुख थे। अगले क्वेश्चन, दूसरे क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। कालिदास ने कुमार संभव में किस जो है, जो कालिदास है उन्होंने कुमार संभव जो में किस पौराणिक चरित्र की जन्म की कहानी, किस जन्म की जो है कहानी है? कालिदास के जो कुमार संभव में किस पौराणिक चरित्र की कहानी है? कार्तिकेय की। कुमार संभव में किसकी कहानी है? कार्तिकेय की। चलिए देखते हैं व्याख्या। कालिदास के संस्कृत महाकाव्य कुमार संभव में भगवान शिव और देवी पार्वती के पुत्र, अन्य नाम जिनका कार्तिकेय या स्कंद के जन्म की कहानी है। अगला क्वेश्चन हमारा है तीसरा। मुद्रा राक्षस का जो है लेखक कौन है? मुद्रा राक्षस कौन, किसके लेखक कौन है? विशाख दत्त। कौन से? विशाख दत्त। मुद्रा राक्षस की रचना विशाख दत्त ने की थी। इस ग्रंथ में मौर्य इतिहास मुख्यतः चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन पर प्रकाश डालता है। किस पे? चंद्रगुप्त मौर्य। मुद्रा राक्षस के लेखक विशाख दत्त हैं और इसमें जो है मौर्य इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या है, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या? मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम है इंडिका। क्या है? इंडिका। मेगास्थनीज की पुस्तक क्या है? इंडिका। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हम लोग ये व्याख्या देखते हैं इसकी। चंद्रगुप्त मौर्य जो है सिकंदर का समकालीन था। सिकंदर के समकालीन विदेशी लेखक निरियाकस, आनेसिक्रेटस, अरिस्तोबुलस तथा मेगास्थनीज थे, जिनके विवरण चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में सूचनाएं देते हैं। विदेशी लेखकों में मेगास्थनीज का नाम सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, जिसकी पुस्तक इंडिका मौर्य इतिहास का प्रमुख स्रोत है। मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन का वर्णन मिलता है। इसके अनुसार पाटलिपुत्र नगर का प्रशासन 30 सदस्यों की विभिन्न समितियों द्वारा होता था।
इसकी कुल 6 समितियां होती थीं तथा प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे, जिसमें से एक समिति का कार्य बिक्री कर वसूल करना था। विक्रय कर मूल्य के 10वें भाग के रूप में वसूल किया जाता था। करों की चोरी करने वालों को जो है मृत्युदंड दिया जाता था। जो कर की चोरी करता था उसे मृत्युदंड दिया जाता था। चलिए अगले क्वेश्चन 5वें क्वेश्चन की तरफ हम लोग जो है चलते हैं। तो चलिए 5वां क्वेश्चन देखते हैं। 5वां क्वेश्चन हमारा क्या है? इंडिका का लेखक कौन था? इंडिका का लेखक मेगास्थनीज था। कौन था? मेगास्थनीज। अब हम लोग जो है अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 में क्या है? इसमें जो है पुस्तक ए और जो है जिसमें पुस्तकें दी हैं, पुस्तक में सूची 2 में क्या है? लेखक। कौन सी पुस्तक जो है किस लेखक ने लिखी है? तो बृहद संहिता जो है किसने लिखी? बृहद संहिता जो है किसने लिखी? बरहामिहिर ने लिखी। किसने लिखी? बृहद संहिता बरहामिहिर ने लिखी है। और मूसिका मंसा जो किसने लिखी? मूसिका मंसा किसने लिखी? अतुला ने। किसने लिखी? अतुला ने। राज तरंगिणी किसने लिखी? कल्लड़ ने। किसने? राज तरंगिणी किसने लिखी? कल्लड़ ने। विक्रमांकदेव चरित किसने लिखी? बिल्हड़ ने। किसने लिखी? बिल्हड़ ने। तो पहले का क्या होगा? बृहद संहिता पहले का हो गया चौथा बरहामीर, और दूसरा बी का क्या है? मूसिका मंसा। मूसिका मंसा जो है किसने लिखी? अतुला, यानी तीसरा हो जाएगा बी का। तीसरा जो है सी राज तरंगिणी। राज तरंगिणी का हो जाएगा पहला कल्लड़, और चौथा विक्रमांकदेव चरित्र। ये जो है किसकी हो जाएगी? बिल्हड़ की। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है 7वां क्वेश्चन। ये भी जो है हाँ ये भी मिलान का ही है। तो इसमें 2 इधर दिए हैं, 2 उधर दिए हैं, तो इससे अच्छा है कि हम लोग जो है उधर ही देख लेते हैं। 7वां जो है ये है 7वां। डायरेक्ट सुमेल ही देख लेते हैं क्योंकि पूरा आ नहीं रहा है इसमें एक बार में। तो हम लोग डायरेक्ट जो है इसका जो है सुमेल ही ऐसे ही देख लेते हैं। कौटिल्य जो है किसके जो है कौटिल्य की पुस्तक कौन सी है? अर्थशास्त्र। पाणिनि ने कौन सी लिखी थी? अष्टाध्यायी। और कामदत्त जो है किसकी है? नीतिसार। कामदत्त जो है किसकी कामदत्त के लेखक कौन है? नीतिसार। और कालिदास किसकी है? कुमार संभव। यानी कौटिल्य ने अर्थशास्त्र लिखी, पाणिनि ने अष्टाध्यायी लिखी, कामदत्त ने नीतिसार लिखी, कालिदास ने कुमार संभव लिखी। अगला क्वेश्चन है 8वां। 8वां है कल्हड़ की पुस्तक का नाम क्या है? राजतरंगिणी। क्या है? कल्हड़ की पुस्तक का नाम क्या है? राजतरंगिणी। कल्हड़ ने राजतरंगिणी में कश्मीर का इतिहास लिखा। इस ग्रंथ की रचना जो है कल्हड़ ने जय सिंह 11 से 28 से और 1149 ईस्वी तक जो शासन में रहे के शासन काल में की। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री चाणक्य जो कौटिल्य ने नीति शास्त्र पर जो है प्रसिद्ध ग्रंथ जो क्या लिखा? अर्थशास्त्र की रचना की। अगला क्वेश्चन हमारा है 9वां क्वेश्चन। कौन सा? क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र की किस विषय पर जो है आधारित है? किस पे है? आर्थिक संबंध शासन के सिद्धांत किस पे है? वो अर्थशास्त्र पे है, जो कि इसमें आर्थिक संबंध लगभग से या तो जो है कौन सा है? अर्थशास्त्र पे आधारित है। कौटिल्य की जो पुस्तक अर्थशास्त्र किस पे है? आर्थिक संबंध पे है, शासन कला के सिद्धांत और अभ्यास, विदेश नीति, धन संचय। तो क्या है? कौटिल्य चाणक्य द्वारा मौर्य काल में रचित अर्थशास्त्र शासन ने सिद्धांतों और अभ्यास की पुस्तक है। इससे में राज्य के लिए मंडल सिद्धांत हैं जो विदेश नीति की व्याख्या करते हैं। इसके अलावा इसमें सप्तांग सिद्धांत, स्वामी अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड एवं मित्र की व्याख्या मिलती है। अर्थशास्त्र में तत्कालीन प्रशासन एवं कृषि, शिल्प तथा व्यापार व्यवस्था की भी विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। चलिए अगले क्वेश्चन 10वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 10वां क्वेश्चन हमारा जो है कौन सा है? कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया?
कौटिल्य के जो है अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? किस पे है? राजनीति नीतियों पे। किस पे? राजनीतिक नीतियों पर प्रकाश डाला गया है। चलिए, कौटिल्य कौटिल्य की अर्थशास्त्र की व्याख्या देखते हैं। क्या है? कौटिल्य की अर्थशास्त्र द्वारा मौर्य शासन काल में बहुत सी बातों का ज्ञान प्राप्त होता है। यह वस्तुतः ऐतिहासिक ग्रंथ नहीं अपितु राजनीतिक शास्त्र का एक अद्वितीय ग्रंथ है। इसमें मुख्यतः राजनीतिक नीतियों पर प्रकाश डाला गया है। चलिए, आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। तो आज के मिलते हैं कल के वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। राधे राधे। जय हिंद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कोई प्रश्न हो तो कमेंट भी करें।